हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेल्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके बारे में, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। तो आज हम बात करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग कि कैसे एक किसी भी सेल्स पर्सन को जो है अपने ऑनर से किस तरीके से बात करें जिससे कि वो इन्वेंट्री उन्हें रेंट या रीसेल के लिए अवेलेबल हो जाए। तो इसी पे हम बात करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं या हो सकता ना कर रहे हो तो अपने उसमें सुधार करें। सबसे मेन चीज़ है अपनी स्टार्टिंग ही गड़बड़ ना होने दें। अपनी स्टार्टिंग को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी पिच स्ट्रॉन्ग रखें। उदाहरण के तौर पे कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने देखा है कई हमारे जो नए ट्रेनर हैं जो है आते हैं स्टाफ, तो बोलते हैं कि मैं जी यहाँ से बात कर रहा हूँ और आपका फ्लैट है कि वहाँ किराए के लिए या सेल के लिए। तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि सडनली एक कॉल आई और जो सीधा सा ये एक सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने आप को उनके साथ में या उन्हें अपने साथ में कंफर्टेबल फील कराएं। उदाहरण के तौर पे आप कहें सबसे पहले समय के अनुसार आप गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आएँ और उसमें अगर कोई ज़्यादा परेशानी है तो आप सीधा सा नमस्कार ही बोल सकते हैं। तो आप इससे शुरू करें कि नमस्कार। सबसे पहले ये पूछें कि आप कौन बोल रहे हैं, अपने आप से ही पूछें। कुछ सवाल हैं, आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, भाई ये सवाल है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने किसी को कॉल लगाया तो मैं यही बोल रहा हूँ, भाई मैं सुरेश बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, प्रताप एसोसिएट। फिर आप लोकेशन का नाम जहाँ पे भी आपकी ऑफिस लोकेट करती है कि सुरेश प्रताप एसोसिएट फ्रॉम नोएडा 137। क्यों फ़ोन किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी एक डेटा होता है जिसका आप कॉल कर रहे हो तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि जी मैं सुरेश बात कर रहा हूँ प्रताप एसोसिएट 137 से। जी आपकी एक प्रॉपर्टी थी जो भी डेटा हो आप उसमें बात कर सकते हैं कि इस फलानी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉपर्टी है जी आपकी, जो कि क्या रेंट या रीसेल के लिए अवेलेबल है। अगर वो डेटा करेक्ट है तो इसमें आएंगी दो तीन चीज़ें कि हाँ जी अवेलेबल है बताइए। तो सर आप वो रेंट पे देना चाहते हैं या रीसेल। तो रीसेल की तो अभी हम बात ही नहीं करते। अगर वो कहता हाँ जी मेरा रेंट के लिए अवेलेबल है, तब आप क्या क्या चीज़ पूछें। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉलिंग से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी भी सोसाइटी में बात कर रहे हैं तो उसमें कैटेगरी भी है, जैसे 1 BHK है तो कितने साइज हैं 1 BHK के, 2 BHK है तो कितने साइज हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी मेरी प्रॉपर्टी है बताइए कि सर कितने कितने बेडरूम सेट है, तो जी 2 BHK है बताइए उसका क्या रेंट है चल रहा है आज की डेट में। अब आपको पता ही नहीं है कि 2 BHK के साइज कितने हैं, क्योंकि मेंटेनेंस और रेंट ये डिफर करता है हमेशा अकॉर्डिंग टू साइज। तो आपको उस पर होमवर्क करके रखना है कि भाई 2 BHK है तो उसके ये साइज हैं जी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 825 है पारस के अंदर, 925 है, 960 है, 1040 है। अब किसी का 960 भी हो सकता है, 825 भी हो सकता है, 1040। अब 1040 का रेंट और 825 का रेंट एक तो हो नहीं सकते। तो आपको इसमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, आपको होना ही चाहिए। तो कोई कहता है जी 2 BHK है, तो अब आप उनसे सिर्फ सवाल ही ना पूछें। उन्हें ये जो आपकी कॉल गई है ये कम्युनिकेशन लगना चाहिए, आपको एक कन्वर्जेशन लगना चाहिए, बातचीत लगनी चाहिए, ना कि इंटेरोगेशन के अपराधी की तरह सिर्फ सवाल ही पूछते गए जो नहीं। आप उन्हें बताइए, अपना होमवर्क मजबूत रखिए कि 2 BHK बताइए सर, बहुत अच्छी बात है सर, ये अपना कितना एरिया में है। तो एरिया कितना ना पूछ के आप उन्हें एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर अपना ये जो 2 BHK है ये 925 स्क्वायर फीट में है, 825 में है, 960 में या 1040 में है। अब आप समझ रहे हैं, अगर आप ये सवाल करेंगे तो अब आप पूछ नहीं रहे, अब आप कंफर्म करा रहे हैं, अब आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं। तो अब ये जो एक इंटरोगेशन की वजह, अब ये एक बातचीत शुरू हुई कि यार मेरा तो भाई 960 वाला है। अच्छा सर, तो फिर वही अगला सवाल कि सर इसमें अपना वुडवर्क हो रखा है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग हमारे
पर्सन हैं या कोई भी सेल्स पर्सन बोलते हैं कि जी ये फर्निश है या सेमी फर्निश है या रो है। अभी ये आपकी जो है अपने टेक्निकल टर्म्स हैं, अपने टेक्निकल वर्ड हैं। जरूरी थोड़ी है कि ऑनर इनसे रूबरू हों या इनको जानते हों। तो आप उन्हें सिंपल बोलिए कि भाई क्या आपके सर आपके मकान के अंदर या आपके फ्लैट के अंदर कमरों में अलमीरा, किचन में कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई हैं? वो कहता है यस। तो सिंपल है, ये सेमी फर्निश फ्लैट है। वो कहता नहीं यार ये नहीं है, तो ये रॉ है। नहीं, वो कोई कहता कि नहीं नहीं यार ये तो है ही है, साथ में मैंने फर्नीचर भी डलवा रखा है। सो ये चला गया आपका फर्नीचर की तरफ, फुली फर्निश की तरफ। या तब आपको तीनों की कैटेगरी पता होनी चाहिए कि क्या रेंट चल रहा है। उससे पहले पहले आपका कैटेगरी कंफर्म हो गई, कितने बेडरूम सेट है। दूसरा किस साइज में, ये कंफर्म हो गया। तीसरा उसकी जो है फर्निशिंग कंफर्म हो गई। चौथा अब आप जाएं कि सर आप मुझे ये बताएं कि अपना टावर जो है ये कौन सा टावर रहेगा, क्या फ्लैट नंबर रहेगा, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि इसकी फेसिंग वगैरह क्या है। तो ये रेंट में तो खर्च कम मायने रखती है, लेकिन रीसेल में बहुत मायने रखती है फेसिंग। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो ओनर कंफर्म हो जाते हैं, कंफर्टेबल, वो बता देते हैं। तब अगला सवाल आप करें। मोस्टली ओनर्स फैमिली को देना चाहते हैं, तो आप ये सवाल ना पूछें आप फैमिली को देंगे। आपको पूछना ये चाहिए कि सर आपको पता भी होनी चाहिए कि कहाँ पे फैमिली अलाउड, बैचलर्स अलाउड हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें पता करके कि सर आप देने को तो चलो ठीक है, कि सर क्या हम आपकी प्रॉपर्टी अच्छी कंपनी में वर्किंग बैचलर्स को दे सकते हैं। तो हो सकता है वो बोले नहीं नहीं यार मैं तो फैमिली को दूंगा। तो फैमिली तो है ही, तो ये नहीं पूछना कभी भी कि सर आप फैमिली को देंगे क्या। नहीं, क्या सर हम अपनी ये यूनिट जो है बैचलर्स को दे सकते हैं। तो अगर वो कुछ इसमें ना नुकुर करते हैं या कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, आपको फिर उन्हें समझाना चाहिए कि सर अगर हम बैचलर्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। अगर हम बैचलर्स ही कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उसे दो व्यक्ति लेंगे तो उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आपको हो सकता है कि महीने का 1,500 रुपये 1,500 रुपये एक्स्ट्रा आए। दूसरा, सर इनसे सिक्योरिटी ज़्यादा ली जा सकती है। बैचलर्स के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फ्लैट देखना चाहते हैं तो इनके साथ विजिट कराने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि फैमिली में थोड़ी सी प्राइवेसी को हमें ध्यान में रखना होता है। तो आपने फिर प्रोफाइल भी क्लियर करा लिया कि व्यक्ति किसको देने में कंफर्टेबल है। हायरार्की की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप स्टूडेंट को रखिए, फिर आप वर्किंग बैचलर्स को रखिए, और फैमिली तो फिर होती ही होती है। तो अब आपने ये तीनों चीज़ें करा ली, तब आपको क्लियर हो गया। कई बार होगा ये कि आप पाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंटेड है, वो विद इन 1 मंथ में, 15 डेज में, या महीने 1.5 महीने में खाली होने वाली है। तो इसमें क्या करें कि आप ये जरूर नोटिस कर लें या लिख लें अपने डेटा में कि ये प्रॉपर्टी कब खाली होने वाली है, और उनसे बातचीत लगातार चालू रखें। मेरा सभी टेलीकॉलर्स को ये कहना है कि आपकी कोई भी कॉल बेकार नहीं जानी चाहिए। कई बार होता ये है, मैंने देखा है अपने स्टाफ के साथ ही, कि अगर कोई प्रॉपर्टी रेंटेड है तो वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि अगर आपने किसी डेटा पे कॉल कर दी, 1,000 नंबर पे कॉल की है, तो आपको पता होगा उसके अंदर 3-4 तरीके के आंसर्स मिलते हैं, लाइक रीसेल कर चुका हूँ मैं, या मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो नंबर आपके किसी काम का नहीं है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। हाँ, उससे ये निकाल सकते हैं कि सर आपकी कोई शहर या लोकेशन में आपकी या आपके रिश्तेदार की कोई प्रॉपर्टी है तो बता देना, क्योंकि कॉल तो की है आपने, समय तो दे दिया, तो आप उससे क्या आउटपुट ले सकते हैं इस पर ध्यान दें। दूसरा ये हो सकता है कि यार ये मैं तो सेल्फ यूज के लिए रह रहा हूँ, तो आप उन्हें कहें कि चलो अच्छी बात है सर, धन्यवाद कि कम से कम आप रह रहे हैं, और कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स का हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप उनका नंबर सेव कर सकते हैं, जिससे ग्रीटिंग्स में आप त्योहारों पे मैसेज भेज सकें उन्हें, या व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लें उसी सोसाइटी को लेके, जिससे कि उनके साथ कम्युनिकेशन में कर सकें, क्योंकि उनसे बिजनेस आने की संभावना रहती है। तीसरा होता है कि भाई साहब मेरा तो ऑलरेडी रेंटेड है, तो आप कृपया ध्यान दें, सभी टेली कॉलर वो मेरे हों या किसी कहीं आप कहीं और भी काम करते हो, जो कह रहा है रेंटेड है, तो ध्यान दें भाई साहब ये ऐसा नहीं है कि रेंटेड है तो अब ये गया 100-200 साल के लिए। भाई साहब महीने, 1 साल में, 1.5 साल में वो दोबारा आएगा। इस नंबर को जरूर रखें। और चौथा रहेगा आपका कि भाई साहब अवेलेबल है। तो यहाँ कैटेगरी बनी 4। एक जो कि प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, वो हमारे किसी काम का नहीं है।
दूसरा वो रहते हैं, उनका नंबर आपको सेव करना चाहिए, ग्रीटिंग्स आप भेजते रहें। तीसरा वो जो रेंटेड हो चुके हैं वो डेटा भी आपका है। और चौथा जो अवेलेबल है। तो इससे होगा क्या, सभी आपको मैं बताऊं कि आपको ये पता पड़ा रहेगा अब कि जो 1000 नंबर हैं उनमें से कितने नंबर मेरे रेंट आउट हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं, जिन पर मुझे कभी कॉल नहीं करनी, दोबारा उन पर क्यों एनर्जी व्यर्थ करनी। दूसरे वो जो यहाँ रहते हैं उनसे महीने में एक बार आपने जो है एसएमएस डाल दिए, व्हाट्सअप डाल दिया, जिससे कि उनके साथ हाई हेलो बनी रहे, जिससे कि उनसे रेफरल आ सके। तीसरे वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी रेंटेड है उनके साथ में आप लगातार संपर्क में रहें, इनके साथ में आप जो है हर 15 दिन पे व्हाट्सएप पे या एसएमएस द्वारा उन्हें मैसेज शूट कर सकते हैं। और चौथे वो जो अवेलेबल है वो तो है ही है। तो कम से कम अब आपको अगली बार जब प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो आप उन 1000 नंबर में से ये क्लियर कर चुके हैं कि 1000 नंबर में से भाई साहब 100 नंबर बिक चुके हैं, 100 नंबर 100 प्रॉपर्टीज रेंट आउट है, तो 900 बचे। 900 में से अब आपके जो भाई साहब 400 आदमी रहते हैं या 500 आदमी रहते हैं, तो भाई साहब ये लोग भी अपने वही महीने में एक बार इन्हें जो है नमस्ते करिए। और सबसे जो तीसरी और चौथी कैटेगरी जो रेंटेड है या अवेलेबल है, ये आपके एक्चुअल बिजनेस है। तो अब आपको अगली बार 1000 नंबरों पे डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। अब आपको अगली बार जो काम करना है, जो अपनी कैटेगरी चौथी और तीसरी थी, जो रेंटेड हैं और अवेलेबल हैं, सिर्फ उनके साथ ही बातचीत करनी। तो इससे होगा क्या कि अगली बार जब आपको कॉल करने की ज़रूरत होगी तो आप नई सोसाइटी पकड़ पाएंगे। आप टेलीकॉलर्स के साथ बड़ी समस्या ये है कि भाई साहब एक ही डाटा को लेते हैं, करते रहते हैं। अरे भाई महीने में आप जो है 10 बार भी कॉल किए एक गलत नंबर पे, तो आपने तो अपनी मैन पावर समय लगा दिया ना, तो आप उस पर दोबारा कॉल क्यों कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। चाबियों का कोशिश करें आप अरेंजमेंट अपनी ऑफिस में कराएं कि सर चाबी आप हमें दीजिए, क्योंकि संभावनाएं जिस फ्लैट की चाबी हमारे पास इजी एक्सेस में होती है उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं रेंट आउट होने की। अगर आप कहते हैं जी मैं तो दिल्ली में हूँ, बाहर हूँ, फ़ोटो वीडियो पे करा दो, तो वो एक संभावनाएं ना के बराबर होती है। कई बार होता है कि आप फ़ोटो वीडियो अच्छे होते हैं और प्रॉपर्टीज़ बहुत ख़राब होती हैं, तो किसी को बुक कराना वो भी कई बार चक्कर पड़ जाता है। आप चाबी अरेंज कराएं। और लोगों को, चाहे वो ओनर हो या टेनेंट हो, आप कृपया ध्यान दें, आप पब्लिक डीलिंग में हैं डे वन से। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है रियल इस्टेट में, खास करके रेंटिंग में या रीसेल में भी, ओनर के साथ जो खरीद रहा है उसके साथ, तो कि आपने कोई माल बेचा और आपका रिलेशन ख़त्म। इवन हम सेल्स इंडस्ट्री में हैं, वो भी रियल इस्टेट में है। तो यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि चाहे रेंट पे हो या रीसेल हो, जब आपकी डील होती है तब आपका रिलेशन शुरू होता है। तो आप अपने कमिटमेंट पे विशेष ध्यान दें। आप सिर्फ उतना ही कमिट करें जितना कर सकते हैं, उतना ही कमिट करें, उतना ही बोलें जो कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उसके लिए ही गारंटी रहें। आप सिर्फ सेल के चक्कर में, डील के चक्कर में अननेसेसरी ओवर कमिटमेंट ना करें, इसका विशेष ध्यान दें। तो आज मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ओनर्स के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करके अपने लिए अच्छी इन्वेंट्रीज निकाल सकते हैं। और एक बार किसी भी टेलीकॉलर या फील्ड के व्यक्ति के पास 50 से 100 ओनर ऐसे हो जाते हैं जो उसके साथ हमेशा काम करेंगे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हों, चाहे आप हमारे पास हों, चाहे आप किसी और जगह काम कर रहे हों, भाई साहब आपको अगली नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा पैसा देती रहेगी, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि कहाँ आपको काम करना है। रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसमें आप ईमानदारी से मन लगा के काम करिए, आपको ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि ऑनर से कैसे बात की जाए इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, जो कि मेरा अपना अनुभव है। अगर कोई बात छूटी हो मुझे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो, लगता हो कि ये हेल्प कर रहा है आपकी रेंटिंग के लिए, तो भी कमेंट में आप यस ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे ये पता पड़े कि हाँ भाई मैंने जो कंटेंट बनाया है, ये वीडियो बनाई है, आपके काम की है। तो मुझे भी ये लगेगा कि मुझे भी आगे इस पर और कुछ काम करना चाहिए। और अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, जो कि हमेशा गुंजाइश रहती है, तो आप वो भी मुझे बताएं कि मुझे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, जिससे कि जो चीज़ें और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सकें।
आपने वीडियो को समय निकाल के देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपको जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा। टीम प्रताप एसोसिएट अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वर्कआउट कर रहे हैं। हमें स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। आप वास्तव में आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अच्छे मेहनती हैं, और तो आप हमसे ज़रूर एक बार मिलें। हमें काम वालों की बहुत ज़रूरत है और हम आपको अच्छा पे स्केल देंगे। और पे के साथ साथ ना, रियल इंडस्ट्री या सेल्स इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात जो होती है वो होती है आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी क्लाइंट या आपका सर्किल, कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी ही मैं जो है टेनेंट या बायर के साथ क्या बात करनी है ये वीडियो